नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने आपके इस चैनल मूव ऑन स्टडी में झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा जो 5 सेट मॉडल सेट क्लास 10th के लिए और 12th के लिए जारी किया गया उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, देखिए ये प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 की है। यह कक्षा 10 की है। विषय गणित बताने जा रहा हूँ। इसके लिए समय आप लोग को 1.5 घंटा मिलेगा, अर्थात 90 मिनट। अब पूर्णांक 40 हो गए, ठीक है। अब इसका कंसेप्ट समझिए, देखिए क्या लिख रहा है। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 40 जो कि ऑब्जेक्टिव वे में होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए। इनमें से सही विकल्प का चयन करें। गलत उत्तर के लिए कोई अंक काटे नहीं जाएंगे। आप लोग 40 का 40 रंग सकते हैं या टिक लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग बने रहिए। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन क्या लिख रहा है, देखिए 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो कुछ नहीं करने का, बस उड़ा देने का। देखिए दोस्तों 120 से इसका भाज्य गुणनखंड मैं निकाल, ये 0 है। 2 का टेबल में कितना बार में आया, 60 बार में। फिर 2 का 30 बार में आया। फिर 2 का ये 15 टाइम्स आएगा। फिर 3 का टेबल में 5 टाइम्स आएगा। अब देखिएगा यानी कि कितना लिखना पड़ेगा इसका, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, यानी 2 यानी 2 3 टाइम्स है और 3 1, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया। देख लीजिए, ठीक। आप लोग ऐसे ही बनाना है आप लोगों को, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला चलता हूँ। 306 और 657 का महत्तम समापवर्तन यानी HCF आपका कितना लिख रहा है, 6 9 है। तो इसका इसका लघुत्तम निकालना है। कुछ नहीं करना है दोस्तों। आप लोग को जब भी इसका एलसीएम निकालने बोला तो मैं देखिए आप लोग को एलसीएम निकाल देता हूँ। इतना का निकालना है ना। आप लोग कितना से लगा सकते हैं, देखिए 6 9 6 यानी 3 से लगाइए। 102 टाइम्स कट जाएगा। आइए 2 1 9 बार में कट गया। फिर 3 से लगाइए, 3 4 टाइम्स कटेगा, 73। अब तो किसी टेबल में नहीं आएगा तो आप लोग कुछ नहीं करने का, उड़ा देने का। तो गुना कर दीजिए ना, 3 गुना 3 फिर 34 गुना 73, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा क्या रहेगा, दोनों गुना करने पे आप लोग को जो राइट आंसर आएगा 22338 आएगा, ठीक। अगला 15 और 25 का HCF ज्ञात कीजिए। तो इसका सिंपल वे में डायरेक्टली जो आंसर आएगा इसका 5 आ जाएगा, क्योंकि देखिए आप लोग जानते होंगे HCF भी 5 का पारा। देखिए 5 बार में 25, सॉरी एक बार में आपके यहाँ कितना 15 आ रहा ना। फिर यहाँ पे शेष 10 आ रिमाइंडर। फिर यहाँ से आप लोग डिवाइड कीजिए। एक बार में आया कितना 10। फिर आप लोग 5 से 10 कर दीजिए। तो ऑब्वियसली ये भी आपका करिए, तो यानी HCF कितना आ गया 5, ठीक है। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़कर हुए होते हैं। तो ये जो होते हैं दोस्तों अद्वितीय होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, अद्वितीय होते हैं। क्योंकि देखिए इसमें 4 को मान लो मैंने छोड़ा, देखिए 2 बार में बहुत सारे चलते हैं, तो इसका अद्वितीय होते हैं। अगला द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यांकों का योग √2 और गुणनफल 1/3 है। तो इसके लिए पहले मैं आप लोग को एक फार्मूला लिख देता हूँ। देखिएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स कर दीजिए। फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 ले लीजिए। अब सॉल्यूशन कीजिए खुद, देखिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे x² मैं ले लिया हूँ। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया, √2 दिया। इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे और गुणनफल 1/3 करूँगा। तो अगर आप सॉल्यूशन इसको कीजिएगा ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जब पूरा कीजिएगा आप लोग, तो इसका सॉल्यूशन करने पाएगा 3x² माइनस 3 √2x आएगा प्लस 1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। तो इसी वे में आप लोग को बनाना होगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं आगे बढ़ता हूँ इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है। प्लस था यहाँ पे, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी आ रहा। फार्मूला माइंड में रखना, क्या लिख रहा है, यानी ax² प्लस bx प्लस सी के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए अल्फा प्लस बीटा का जब भी मान ज्ञात करें, यानी शून्यांकों का योगफल जब भी बोलेगा ना, तो इसका सिंपल वे में आप लोग हमेशा याद रखिएगा, इसका एक फार्मूला होता है अल्फा प्लस। देखिए मैं बता दें, देखिए अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a, ठीक है। लेकिन ये मल्टीप्लाई का बोलता है, यानी अल्फा इंटू बीटा बोलता है ना, तो c/a करते हैं। तो यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका राइट आंसर जो होगा ना, आप लोग के सामने मैं बता, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को ना। तो चलिए बहुत बढ़िया। अगला किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया बहुपद के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें नंबर ऑफ पॉलीगन निकालना, यानी शून्यांक निकालना है। कुछ नहीं करना है। जब भी अगर शून्यांक निकालना है ना, इसमें देखिए एक्स एच पे कोई टच हो रहा है क्या, नहीं, केवल वाई पे ना, तो वाई का काउंटिंग नहीं करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया, यानी इसका आंसर 0 हो गया, ठीक है। अगर एक्स में दो, देखिए इसमें 1 2 3 हो गया, जो एक्स एक्सिस पे करता उसे ही हम लोग कहते हैं शून्यांकों की संख्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ता हूँ। क्या लिख रहा है, समीकरण युग्म
A1x देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को मैं यहाँ कंसेप्ट लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ज़रा सा भी ना हो। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बिना कंसेप्ट के मैथमेटिक्स नहीं होने वाला, इसलिए मैं आप लोगों को भरपूर रूप से कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। देखिएगा कुछ कंडीशन होता है, देखिए रैखिक समीकरण के लिए, देखिए मैं लिख देता हूँ। देखिए A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2, अगर ऐसा रहेगा तो ये जो रैखिक समीकरण होगा इसमें युग्म जो होंगे संगत होंगे, और संगत होने के साथ साथ ये इसका जो हल होगा अद्वितीय रूप से अधिक हल होंगे, अद्वितीय होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग को। और यही आपका देखिए मान लीजिए कि यहाँ A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू C1/C2 रहेगा, तो इसमें जो होगा ना संगत के यहाँ पे असंगत आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा दोस्तों? असंगत। ये हो जाएगा दोस्तों असंगत। और अद्वितीय का हल के यहाँ पे कोई हल नहीं होगा। ये दो कंसेप्ट याद रखिए। इसमें एक और हल, एक और होता है, मैं वो भी लिख देता हूँ। देखिएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी अगर तीनों बराबर है ना तो इसका आश्रित संगत होगा। इसका जो होगा ना ये आश्रित संगत होगा, और इसका अनेक हल होंगे, यानी तीनों अगर इक्वल में अनेक हल। ये कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा। तो उसी के अप्रोच में मैं चलता हूँ। क्या लिखा देखिए, समीकरण युग्म A1x, देखिए मैं पढ़ देता हूँ जोर से। क्या लिखा मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए A1x है, ठीक है, यानी A1/A2 है लिख रहा, फिर लिख रहा दोस्तों B1/B2 इक्वल टू नॉट लिख रहा ना ये C1/C2। तो ये कंसेप्ट आपका सेकेंड वाला चल गया था। तो सेकेंड वाला मैंने क्या बताया था? असंगत। और असंगत यानी कि कोई हल नहीं, तो यानी कि अनेक हल, कोई हल नहीं होगा इसका। क्या होगा दोस्तों? कोई हल नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं हुआ आप लोगों को मैं बता दिया था। ठीक है, और अगर बोलता नहीं कैसा है तो ये असंगत भी हम लोग इसे बोल सकते हैं। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर ये तीनों इक्वल होता, बाई चांस अगर ये तीनों इक्वल होता ना, मान लीजिए ये भी अगर इक्वल रहता तो आश्रित और संगत होता तो उसका अनेक हल होता। लेकिन मान लीजिए कि यहीं पर अगर ये इक्वल नहीं होता और ये इक्वल रहता तो उसका युग्म संगत होता, अद्वितीय हल होता। चलिए आगे बताता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन भी वैसे ही आ गया, तो ध्यान दीजिए क्या लिख रहा है। 9th क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने ये रहा। तो इसका आंसर देखिए, सबसे पहले क्या लिख रहा, तो कुछ नहीं करने का। देखिए 2/3 लेने का, फिर 4 कितना, सॉरी यहाँ पे कितना लिखेंगे दोस्तों, -3/4 है। जीरो का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर आता है, समीकरण युग्म 2x - 3 बराबर 0 तथा 3x + 4y + 20 = 0 सरल रेखाएं हैं। तो सरल रेखाएं जो है ये प्रतिच्छेद करती है एक दूसरे को। कैसा होगा? ये प्रतिच्छेद ही कर रही है। ठीक है, क्योंकि सीधा तो हो रही नहीं है, समांतर यानी कि आमने सामने इक्वल होना चाहिए। अगर 2 है यहाँ 4 होना चाहिए, 3 है तो यहाँ 6 होना चाहिए था, तो वो नहीं, संपाती भी नहीं हुआ। चलिए सी के किस मान के लिए समीकरण युग्म CX - y बराबर, तो इतना लिख रहा, अनंत हल है। तो अनंत यानी कि इसका होता कोई, इसके लिए आप कुछ मत कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है दोस्तों, C, तो C/6 कीजिए, और y का वैल्यू -1 लिख रहा, और यहाँ पे कितना 2, यहाँ से आप लोग सॉल्यूशन कर सकते थे। देखिए 2 का पारा में 6 3 टाइम्स कटा ना ये, अब 3 को -1 से गुना कर दिया, यानी इसका राइट आंसर -3, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा आप लोग खुद बताइए देख कर। C, क्लियर, B। ठीक है, नेक्स्ट समीकरण युग्म इतना का हल क्या होगा। जब भी अगर आप लोग का ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग ऑप्शन पुट करके देख सकते हैं। तो मैं तो डायरेक्टली वे में बना देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा, x का वैल्यू 2 होगा, y का वैल्यू 1 होगा। तो मैं आप लोग को एग्जाम के बेसिस के आधार पर बता दूँ कैसे करना आप लोगों को। ट्रिकी में 2 है, x का वैल्यू कितना है दोस्तों 2, तो 2 पुट कर दिए, और y का वैल्यू -1 है तो -1 कर दिए, यानी LHS ले। देखिए 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस 1 कितना आ गया 5। देखिए आप ध्यान से, इसका इक्वल बराबर हुआ, यानी आपको x और y का वो वैल्यू पुट करना है, वो वैल्यू इसमें पुट करना है ना जो आपका RHS इक्वल इतना ला दे, वो उससे आप लोग कर सकते हैं टाइम सेविंग के लिए। ठीक है, तो मैं ऑप्शन के जरिए बनाया इसका। ठीक है, चलिए वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, वह क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में इसी में बताया था। देखिए ध्यान दीजिए क्या लिख रहा है, जिसका कोई हल नहीं है। तो इसे मैं फिर बता देता हूँ, जिसका कोई हल नहीं होगा ना वह दोस्तों असंगत होगा। ठीक है, जिसका कोई हल नहीं होता वह असंगत होता है, और जिसका युग्म संगत होगा वह अद्वितीय हल होगा, और जो आश्रित संगत होता है वह अनेक हल होता है। यानी तीनों अगर इक्वल आ गया तो अनेक हल हो गया। और A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2 रहेगा ना, तो उसका कोई हल नहीं है, यानी असंगत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अप्रोच क्या लिख रहा। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा ना, मैं तो ऑप्शन के जरिए बताता, इन 5 4 कर सकते थे, फिर 5 में से 4। ये देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, एक्स का वैल्यू मान लीजिए 5 पुट करते हैं, वाई का वैल्यू 4, तो 5 4 कितना है 9 आया। फिर एक्स का पे मान लीजिए 5 पुट के दिए, माइनस वाई का पे 1 आया,
तो यानी सही हो गया। यानी इसका x का वैल्यू होगा 5, y का वैल्यू 4। ऑप्शन में है तो देख लीजिए आगे है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी उड़ा देने का, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को बता देता हूँ शॉर्टकट तरीका से, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे कीजिए। देखिए x प्लस वाई बराबर 9 है और x माइनस वाई बराबर कितना है 1 है। जब भी अगर ऐसा ना तो देखिए अगर दोनों सेम रहेगा तो ये दोनों को आप लोग जोड़ दीजिए। 5 दूनी 5, 9 कितना हुआ 10 ना। अब 10 का हाफ कर दीजिए, कितना आ गया 5। फिर 1 टाइम्स आप लोग क्या कीजिए, ये दोनों को आप लोग घटा दीजिए। 9 में से 1 गया 8 है, फिर दोनों को 2 से भागा दीजिए, कितना है 4। यानी कि 5 या 4 इसका आंसर आ गया। यानी कि आप लोग को मैं बता दिया ऑप्शन नंबर कितना होगा सी। तो कैसा लग रहा है आप लोग बताइए ठीक है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण उस समीकरण को कहते हैं जिसका मैक्सिमम पावर 2 होता है, अर्थात a x² प्लस bx+6 के फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए अगर ये मैं सॉल्यूशन करूँ तो x² से यहाँ कैंसिल हो जाता है, ये तो होगा नहीं पहली बात। अगला देखिए ये होगा नहीं, यहाँ से भी करूँगा तो ये कैंसिल हो जाए ख़त्म। यहाँ से करने का चांस है, तो देखिए x² है दोस्तों प्लस 3x प्लस 1। यहाँ से मैं क्या लिख रहा है x-2, तो ये होने का चांसेस क्योंकि यहाँ ये हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर डी एस सी दोनों है। अब इसमें कन्फ्यूजन कर देगा इसमें क्या करें, क्योंकि डी एस सी दोनों हो रहा है, ठीक है। अगला यदि डी इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है तो मूल होंगे। जब भी 0 है तो मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्या लिख रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या, यानी कि द्विघात समीकरण x² प्लस x-1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो इसका सॉल्यूशन आप लोगों को करना पड़ेगा, तो वास्तविक और असमान होंगे इसका, ठीक है। वैसे देखिए x-1 के होल स्क्वायर पे ये जा रहा, तो ये x का भी तो +1 ही आ रहा, तो ये वास्तविक और असमान होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ax² प्लस bx+c दो भिन्न वास्तविक मूल्य होंगे जब ax² प्लस bx=0 होंगे, ठीक है। अगला द्विघात समीकरण विविक्तर निकालना। देखिए विविक्तर के लिए मैं फार्मूला बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जब भी विविक्तर का फार्मूला अगर बोलता है दोस्तों तो उसमें कुछ नहीं करने का, डी का फार्मूला यूज करने का। क्या यूज करने का, डी का। तो डी का फार्मूला क्या होता है आप लोग खुद बता सकते हैं, तो मैं यहाँ बता देता हूँ आप लोगों को ताकि कन्फ्यूजन ना हो। डी इक्वल होता है b² माइनस 4ac। तो देखिए b² कितना है -1 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, फिर -4, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू कितना 3। सॉल्यूशन कीजिए 1 - 4 दिया 12। अब एक में से 12 गया कितना -11 आंसर है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस k बराबर 0 है तो मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें k का मान ज्ञात करना तो कुछ नहीं करने का। देखिए मैं इसमें आप लोगों को सिंपल वे में समझाता एक ट्रिक मार देता हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ज़रा सा भी ना हो। देखिए इसमें k बोला नहीं है, तो देखिए कौन सा फॉर्मूला पे बेस्ड हो रही है। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तो यहाँ पे k का वैल्यू अगर 2 रहेगा ना तो इस फार्मूला पे आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। वही आप लोगों को करना भी है, यही अप्रोच यूज करना है इसमें। अगला द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। तो जब भी अगर रहता है तो आप लोग को इसको मूल ज्ञात करना है, तो मैं तोड़ देता हूँ ना कुछ ऐसे ट्रिक से आप लोग ये देखिए इसमें कौन सा ऐसा संख्या इसको 2 को जोड़ने पे देखिए 2 और 3 को जोड़िए 5 आ गया, गुना कीजिए 6 आ गया, तो इस ऑप्शन नंबर बी मार सकते हैं आप। मारना है क्या, मार दीजिए एकदम, ऐसे ट्रिक यूज कर सकते हैं आप लोग क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ना। देखिए 3 2 5 और 3 दूनी 6, तो ये मार दीजिए और क्या हो गया और क्या। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एपी है। एपी उसे कहते हैं जिसका डिस्टेंस जो होता है ना आपस में इक्वल होना चाहिए। तो देखिए पहला का बात करते हैं 2 4 8, देखिए पहला का डिस्टेंस 2 है, फिर अगला में 4 आ गया, फिर तो ये तो हो नहीं सकता। 1 3 5 इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2, तो ये हो गया बी, ठीक है। ये भी नहीं होगा, क्लियर। चलिए एपी का पद देखिए 2 7 12 है, तो 10वां पद निकालना। सबसे पहले दोस्तों इसमें ए निकालेंगे, तो ए देखिए एपी में ए सबसे पहले इसमें कितना 2 आ रहा, और डी क्या हो रहा A2 माइनस 7 में से 2 गया 5 है ना, तो A10 निकालना है। तो देखिए इसके लिए कुछ नहीं करना, आप लोग कुछ भी नहीं करना, A प्लस 9D का फॉर्मूला यूज करना है। तो देखिए ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, ए का वैल्यू 2 है और 9 है, और डी का वैल्यू कितना है 5 है। तो देखिए यहाँ पे 2 कर दूंगा, 9 5 कितना आ गया 45, और 45 से 2 कितना होता है 47, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। आप लोग को फार्मूला यही यूज करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। तो सबसे पहले 2 अंकों की पहली संख्या कितना होता है 12, सेकेंड होती है 15, लास्ट देखेंगे तो लास्ट होती है 99,
ठीक है। अब आप लोग को क्या करना है, टोटल संख्या निकालना है। तो यहाँ 99 में से आप लोग 12 को घटा दीजिए और डिस्टेंस कितना का रखना है, हमेशा 3 का, उसमें हमेशा +1 कीजिए। यानी 99 में से 12 गया, कितना आएगा आप लोग खुद बताइए, 87 आ गया ना दोस्तों। तो 87 को 3 से डिवाइड कीजिए +1, यानी कितना होता है, 87 को आप 3 से डिवाइड कीजिए +1, यानी कि 29 आ गया। 29 में से 1 ऐड किए, कितना आ गया 30। तो इसका आंसर होगा 30, है ऑप्शन नंबर। क्लियर हो रहा है ना, कुछ नहीं करना है। देखिए मैं आप लोगों को फिर से बताता हूँ, कन्फ्यूजन क्यों कर रहे हैं आप। देखिए पहला होता है 12, फिर होता है 15, फिर लास्ट होता है 99। तो लास्ट वाला संख्या होता है ना, ये लास्ट वाले को आप पहला वाला से माइनस कर दीजिए। हमेशा कितना का डिस्टेंस आ रहा है, 3 से, तो जितना का डिस्टेंस है उससे डिवाइड कर दीजिए और हमेशा उसमें 1 जोड़ दीजिएगा, बस उससे आपका कुल संख्या बता देगा कितना डिवाइड होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ 30 में लाया, इसका ऑप्शन नंबर है, हाँ, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग कितना है। तो मैं आप लोग को ये बता देता हूँ, देखिए इसका मैं भी वही ट्रिक करूँ। तो 0 पहला विषम संख्या 1 होगा और लास्ट क्या होगा दोस्तों, 49 होगा। तो ये दोनों की संख्या ज्ञात करेंगे। देखिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 ले चलूँगा ना। तो देखिए लास्ट संख्या क्या था, 49, और फर्स्ट संख्या 1 है। हमेशा कितना डिस्टेंस आ रहा है, 2 का, 2 से +1 कर दें। देखिए 49 में से 1 गया, कितना है 48, 48 को 2 से डिवाइड कीजिए, फिर +1, सॉल्यूशन कितना करने में कितना है 25 आ गया। ठीक है, अब इसका योग ज्ञात करें। तो हमेशा एक चीज़ और मैं ट्रिक मार देता हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जब भी विषम संख्याओं का योग बोलेगा ना और n कुछ भी रहेगा तो उसका स्क्वायर कर दीजिए। विषम संख्या में हमेशा स्क्वायर किया था, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। क्लियर हुआ, नहीं तो लॉन्ग लॉन्ग फार्मूला से भी आप लोग यूज कर सकते हैं। वैसे ट्रिक था, अगर जितना एन रहता है ना उसका स्क्वायर करते हैं, तो 25 का स्क्वायर 625। वैसे लॉन्ग विधि में बता दें। देखिए सबसे पहले एन आप लोग को निकालने बता दिया। अब देखिए इसका निकालता हूँ, क्या बोल रहा था, योग ना। तो इसका फार्मूला क्या होता है आप लोग को पता होगा, ऐसा निकल क्या होता है बताइए आप लोग खुद, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो n/2 a+l होता ना ये। तो n 25 था बाय 2 किए, ए कितना था, पहला संख्या 12 था और लास्ट कितना था 99 था। सॉल्यूशन खुद कीजिए। तो मैं प्रयास करता हूँ यहीं पे बता देने का, वैसे तो खुद कर लीजिएगा ना, देख लीजिएगा करके, इतना ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, सॉरी नहीं सही है, ठीक है। अगला सभी वृत्त होते हैं, तो सब देखिए सबसे पहले देखिए ये एक वृत्त है ये, तो इसका सेंटर हो गया, सेंटर से जो दूरी होती है उसको बोलते हैं रेडियस। मान लीजिए ये भी एक वृत्त है, यहाँ सेंटर से दूरी हो गया रेडियस। तो सभी वृत्त जो होते हैं एक समरूप होते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी का रूप क्या होता है, एक ही जैसा होता है। और सर्वांगसम तब कहते हैं जब इसकी रेडियस भी अगर 4 होता है, अगर इसका भी रेडियस 4 होता है तो उसे बोलते हैं सर्वांगसम। लेकिन इसकी रेडियस मान ली 3 है, इसका रेडियस 4 है, लेकिन रूप क्या है सभी का, रूप क्या है, रूप देखिए सभी का तो ये क्या है, ये सर्कल है ये, लेकिन यहाँ पे रेडियस डिफरेंट है। तो डिफरेंस रेडियस होने की वजह से इसे बोलेंगे समरूप। अगर रेडियस भी अगर सेम होता ना तो इसे बोलते हैं सर्वांगसम। क्लियर हुआ, चलिए थैंक यू। अगला ये देखिए एडवांस मैथ का, ये जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें आप लोग यूज कीजिए, ए देखिए AD/DB इसका, तो देखिए AE लिखेंगे दोस्तों, बाई क्या लिखेंगे EC। अब आप लोग इसमें फार्मूला अप्रोच कर दीजिए। कौन सा फार्मूला है देखिए सामने, इसमें जो यूज हो वही लिख दीजिए। तो AD का वैल्यू निकालना है, तो AD का AD रहने दीजिए। ठीक है, देखिए DB का वैल्यू क्या दिया दोस्तों, 2 दिया, वेरी नाइस। AE का वैल्यू दिया है 1.5 और EC का वैल्यू 3। तो देखिए यहाँ से मैं पॉइंट हटा दिया हूँ, 1.5 के पारे में 3 यानी 2 बार में आ गया, तो 2 कैंसिल हो गया, यानी 1 इसका आंसर आ गया, है ऑप्शन नंबर 1 डी आ गया इसका आंसर। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर 1 आया था। तो आप लोग को सिंपल वे में आप लोग को इसी प्रकार बनाना है। देखिए यदि 2 त्रिभुज के संगत कोण बराबर है तो त्रिभुज समरूप होंगे। देखिए मान लीजिए एक त्रिभुज ये मैंने लिया हूँ और एक त्रिभुज ये लिया हूँ, दोनों का संगत कोण। तो देखिए संगत कोण उसे कहते हैं जो आमने सामने की हो। मान लिया हम लिया ए, ये बी है, ये सी है दोस्तों, ये पी लिया हूँ, ये क्यू लिया हूँ, ये आर। इसका संगत ये हो गया, इसका संगत ये हो गया, इसका संगत ये। तो जब भी ऐसा होगा ना तो देखिए एंगल 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 से ये सर्वांगसम होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए ये भी 60-60 60-60 है, 80-80 है, 40-40 है। यानी कि ABC जो ट्रायंगल है ना ये सर्वांगसम होंगे किसका, ट्रायंगल PQR से, PQR। तो ABC ट्रायंगल PQR ऑप्शन है, देखिए PQR देखिए, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये सब अलग है साइड के अनुसार, देखिए A के सामने 60 है, P के सामने 60, यानी A P के बराबर हो गया, B 80 है, Q 80 है। देखिए इसी के अनुसार ही हम चला हूँ, ऐसे वैसे नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये कंसेप्टली चीज़ है ये।
दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण का अनुपात 4:9 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए संगत का कंसेप्ट होता है ना क्षेत्रफल। देखिए कुछ नहीं करना है, मान लीजिए दो समरूप, मान लीजिए इसके एक साइड ए बी है, अगला साइड है पी क्यू, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा ना उसके वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी 4 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 16, और 9 का स्क्वायर 81, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, तो उसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। तो उसके लिए बताना, देखते हैं मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। सबसे पहले त्रिभुज कैसा है, देखिए समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी सभी भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। तो देखिए मान लीजिए इसका भुजा ए है, इसका भी भुजा ए है, इसका भी भुजा ए है, सॉरी ए भुजा दिया था हमको, ध्यान में नहीं है, 2a है, सॉरी ध्यान नहीं दिया हूँ। ठीक है, फिर भी मैं बताऊँगा, सॉल्यूशन करूँगा। तो इस अल्लाह, देखिए दोस्तों है ना, देखिए मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज लिया हूँ, इसकी भुजा का माप दिया हुआ 2a है, तो ये भी कितना है दोस्तों 2a, ये भी कितना है 2a। अब मैं मान इसका लिखने जा रहा हूँ, क्या है देखिए, मान लीजिए त्रिभुज है a, ये है दोस्तों b, और ये है c। देखिए परपेंडिकुलर मैं अगर लेता हूँ ना, तो देखिए ये 2a था ना, ये आधा आधा बढ़ जाता है, ये भी a होगा, ये भी a होगा। अब इसमें से हम लोग मान लीजिए कि ये जो साइड है, देखिए परपेंडिकुलर का नाम डी है, और हम लोग को ये ए डी निकालना है। तो ए डी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए ये हाइपोटेनस हुआ, ये क्या हुआ बेस हुआ, तो परपेंडिकुलर का फार्मूला क्या कीजिएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2a का स्क्वायर करें तो क्या होगा, आप लोग खुद बताइए, 4a स्क्वायर होगा दोस्तों। अब माइनस यहाँ पे a है, तो a का स्क्वायर क्या, a स्क्वायर, बाई रूट में डालेंगे, तो 3 में से 1 गया, 3 में से a गया, सॉरी 4 में से a गया, 3 रूट a स्क्वायर, ये इससे कट गया, यानी कि √3a इसका आंसर आ गया। क्लियर हुआ। फिर से बता देता हूँ, सबसे पहले मैं दोस्तों एक समबाहु त्रिभुज लिया, सभी का वैल्यू क्या था 2a था, 2a था। अब देखिए उसको हाफ किया था, देखिए फिर से बताते, देखिए ये था आपका दोस्तों 2a था, ये भी 2a है, और ये भी आपका 2a है। जैसे ही परपेंडिकुलर लेता हूँ ना, तो 2a दो भाग में बढ़ गया, यानी कि देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये भी आपका a हो गया, ये भी a हो गया। अब ये जो परपेंडिकुलर खींचा ना, इसका वैल्यू निकालना था, तो इसका वैसे सिंपल वे में फार्मूला होता है √3 ये होता है, कर लीजिएगा। ठीक है, अगला कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। अगला क्या लिख रहा है, एक त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कौन बी का मान ज्ञात है। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, बस ये देखिए माना कि एक त्रिभुज ए है, ये बी मान लिया हूँ, ये सी मान लिया हूँ। अब देखिए ए सी का वैल्यू दिया 12, बी सी का वैल्यू कितना दिया 6, और इसका वैल्यू दिया 6√3। याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में अगर देखिए आपको कौन बी का मान निकालना ना, तो आप लोग एक काम कीजिए ना, देखिए यहाँ पे अगर इसका अगर ये दुगना आता है ना ये, तो इसका 90 डिग्री हो जाएगा। जब भी इसका ये दुगना होता है ना, तो 90 डिग्री होता है, यानी 90 मार दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट त्रिकोणमिति का यूज किया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाओं से, देखिए मान लें कि एक वृत्त है, ये स्पर्श उसे कहते हैं, यानी कि देखिए स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा हुआ, ये दो स्पर्श रेखा हुआ। क्लियर हुआ, तो यानी कि दो स्पर्श रेखा हो सकती है, यानी जो आपस में स्पर्श करती है एक वृत्त की। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगला क्या लिख रहा है, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे कुछ मत कीजिए ना, 5, 12, 13 का ट्रिपल एडिट कर लेना, क्यों उतना सोचेगा, तो इसका आंसर 5 हो गया। ठीक है, अगला, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और दूरी 25 है, तो आप लोग इसका भी कंसेप्ट कुछ मत कीजिए, 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट यूज, यानी 7 इसका आंसर हो गया। अगला, सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते। देखिए सकेंद्रीय वृत्त मान लें कि एक है, ये यहाँ से खींचा तो यहाँ से मान लें 3 सेंटीमीटर है, और फिर एक से खींचा हूँ तो यहाँ से 5 है, ये है ना, तो इसकी जीवा की लंबाई क्या होगी। देखिए ये 3 है ना, ये ध्यान से थोड़ा देखिएगा, थोड़ा सा कंसेप्टुअल क्वेश्चन है ये। सबसे पहले देखिए यहाँ से इसका बड़े इसका बोला, यानी ये जीवा खींचा हूँ मैं, तो आप लोग खुद बताइए। देखिए यहाँ से तो देखिए मैं कलर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए आपका ये तो हाइपोटेनस हो गया था, तो ये दोस्तों कितना गया था, ये 5 हुआ था, ये 3 था, ये तो ये ऑटोमेटिकली ये 3 है, तो ये कितना होगा 4 होगा, तो ये भी 4 होगा, तो 4 4 कितना आ गया 8। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, ठिठ्ठा केंद्रीय ठिठ्ठा केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात किए। तो इसका फॉर्मूला मैं बताया था, ठिठ्ठा बटा 360 डिग्री होता है, क्षेत्रफल बोलेगा तो πr²,
है ऑप्शन में कहीं? ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? देखिए एक वृत्त है ये, तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होते हैं ना, यहाँ से आते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग व्यास बोलते हैं, यानी कि डायमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, अगला, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगा जो थीटा पर, जो केंद्र पर थीटा कोण अंकित करती है? कुछ नहीं करना, देखिए 2πr यूज कर दीजिए, यहाँ पे थीटा बटा 360 यूज कर दीजिए। हाँ ऑप्शन 2πr थीटा बटा ए सी, ले राइट कर दिया ना। अगला, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल क्या होगा जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण यूज करता है? तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ना, फार्मूला क्या होता है आप लोग बताइए? थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई का यूज होता है 22/7 होता है। अब आर वैल्यू कितना दे रहा है? 6, तो यहाँ पे 6 गुना 6 कर सकते हैं आप। अब देखिए सॉल्यूशन कीजिए खुद, मैं काटने के लिए देखो ये 6 टाइम्स कर दिया ये दोस्तों, 6 कैंसिल हो गया, तो 22 कितना होता है? 22 132 हो गया, 22 ऑप्शन नंबर ए, है ना। इसी प्रकार का अप्रोच यूज करना, और क्या, कुछ नहीं करना। देखिए एक घोड़े के मैदान में 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए घोड़े का मान लीजिए वर्गाकार ही है, यहाँ से ये बांध दिया गया, तो यहाँ पे कैसा बना, सर्कल जैसा बना ना। तो इसका फॉर्मूला तो जहाँ घोड़ा घास चढ़ सकते चारों है ना, ये कुछ नहीं, जब भी ऐसा तो पाई आर इसका यूज करता। पाई की वैल्यू कितना होता है? 22/7। आर कितना दिया था? 7 सेंटीमीटर लंबाई हो जाती है, तो 22 कितना 154 है ऑप्शन में, मीटर स्क्वायर है ऑप्शन में, यानी डी उड़ा दीजिए। तो चलिए थैंक यू सो मच। कैसा लगा आप लोग को पूरा वीडियो, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बिना बताए मैं और भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा इसके बाद, अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो। ठीक है, और लास्ट टाइम बता देता हूँ उसका आंसर सबका मैं टिक लगा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो मैंने बताने का पूरा प्रयास किया दोस्तों विथ सॉल्यूशन। अगर आप लोग किसी क्वेश्चन में अगर कन्फ्यूजन हुआ होगा तो आप लोग लिख सकते हैं कमेंट में, मैं अलग से उसका वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अगर कोई भी चैप्टर आप लोगों को पढ़नी भी होगी मैथमेटिक्स में, तो आप लोग जरूर उसमें कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा। किसी भी चीज़ से अगर पढ़ाई से रिलेटेड आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी तो आप जरूर इसमें कमेंट कीजिए, और मैं आप लोग को बताने का जरूर प्रयास करूँगा। यह चैनल केवल क्लास 10th ही नहीं, आप लोग पूरे कंपटीशन लायक में बताऊँगा। तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, बस यही कहता हूँ। चलिए थैंक यू सो मच, बाय सागर कुमार, थैंक यू सो मच, जय हिंद।